नेक्स्ट हमारी थियरी है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अच्छा, तो अब तो हमने दो चार्जेस की बात की कि भाई एक Q1 है और एक Q2 है, तो कितना फोर्स लगेगा। तो हमने बोला कि भाई F12 कैसा होगा, F21 कैसा होगा, लेकिन भाई तीन तीन, क्योंकि हमने क्या बोला, F12 मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, F21 मतलब फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास दो नहीं है, तीन है, अरे 300 है, तो क्या करें, तो भी तो कुछ करना पड़ेगा। ओके, जैसे हमने बोला था कि ये जो कूलम्स लॉ है दैट इज फॉर इन वैक्यूम केस, तो परमिटिविटी, और अगर हमने कोई दूसरा मैटर लिया, दूसरा सराउंडिंग लिया, तो वहां पर एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी चेंज होगी, और यहाँ पर जो चार्ज बॉडीज है, यहाँ मैं करने लगा अट्रैक्शन, ओ भाई ये फुल चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे भी है, ओके, तो ये भी अट्रैक्शन या रिपल्शन करेगा, तो फिर वो ट्रू वैल्यू देगा नहीं, तो परमिटिविटी चेंज हो जाएगी। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, और वही वो बोलना चाह रहे हैं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके, अंडरस्टूड। लेकिन अब दो से ज्यादा चार्जेस होंगे तो क्या होगा, मल्टीपल चार्जेस, वही चीज, लेकिन अगर मल्टीपल चार्जेस होंगे तो क्या होगा, वो हमें डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है, समझ में आ गया। ओके, चलो अब देखो, जैसे बुक में फिगर है तो पहले फिगर ही समझ लेते हैं। ओ यहाँ गिवन है, कहाँ है Q1, ये रहा Q1, ये रहा Q2, ये था Q3, मतलब दो से ज्यादा है, Q1 Q2 Q3, और यहाँ पर सब बता रहा है Q3 अच्छा चलो, Q1 Q2 Q3 अच्छा चलो, सो Q1, तो Q1 है, वहां पे सब बनाया हुआ है, मतलब हम समझ गए क्या कि हमें फाइंड क्या करना है, फोर्सेस ऑन वन, लेकिन अब सिर्फ 2 की वजह से नहीं आएगा, 2 की वजह से तो आएगा फोर्स F12, लेकिन 3 की वजह से भी आएगा F31, सॉरी F13, 1 पर 3 की वजह से, तो F13, अगर 4 होता तो F14 भी होता, 1 पर फोर्स ड्यू टू 4, F13 मतलब तो 3 की वजह से 3 की वजह से 1 पे, यस वही बोल रहा हूँ, F13 मतलब 3 की वजह से 1 पे, तो अगर फोर्थ होता तो वो भी होता क्या, F14 मतलब 4 की वजह से 1 पर, डन। तो 2 होंगे तो 2, 3 होंगे तो 3, जितने होंगे उतने। तो हमने बोल दिया कि ये है हमारा Q1 Q2 Q3, और हम 1 पे फाइंड कर रहे हैं फोर्स। ओके, तो ये मल्टीपल फोर्स हो गया। अब अगेन, अगर Q3 है तो पोजीशन वेक्टर R3, Q1 है तो पोजीशन वेक्टर R1, Q2 है तो पोजीशन वेक्टर R2। ओके, सो दिस इज R1, दिस इज R3, दिस इज R2। अब यहां से यहां जाओगे तो कंसेप्ट याद रखो, कहां से कहां जा रहे हो, 2 से 1 पे जा रहे हो, तो हम पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते थे, टुवर्ड्स 1 फ्रॉम 2, तो इसीलिए इसको क्या लिखेंगे, R12। समझ में आया। ओके, रटना नहीं है, नहीं तो बच्चे रटते हैं, इसको भी R12 लिखना है, R21 लिखना है, और यहाँ पर R12 इज इक्वल टू माइनस R21 है, गलत हो जाएगा साइन। समझ में आया। लगने ऐसे, दिखने में ऐसे शायद छोटी बात लगे, लेकिन छोटी नहीं है, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। अब देखो R13, हम कहाँ जा रहे हैं, 3 से 1 पे जा रहे हैं, 3 से 1 पे जा रहे हैं मतलब टुवर्ड्स 1 फ्रॉम 3, तो R13 इस डायरेक्शन, और R31 इस डायरेक्शन, टुवर्ड्स 3 फ्रॉम 1, डन। लेकिन हम R13 फाइंड करेंगे, R12 फाइंड करेंगे, क्यों, क्योंकि हम F12 फाइंड कर रहे हैं, F13 फाइंड कर रहे हैं, 31 नहीं फाइंड कर रहे, डन। ओके, सो ये हमने बोल दिया, सब कुछ समझ में आ गया। ओके, R12 R13, और ये तो R1 है ही हमारा, डन। ओके, चलो, so the mutual electric force between the two charges given by Coulomb's law, how to calculate, n है, कितने हैं, n है, 2 नहीं है, n नंबर है, यहाँ पर तो 3 का बताया गया है, लेकिन सपोज मान लो n है, देखो यहाँ पर कितने सारे हैं, 4 है, 5 है। Okay, so Coulomb's law is not enough to answer these questions. Recall the force of mechanical origin according to the parallelogram of addition. Is the same true for forces of electrostatic origin? मतलब कि जो हमने पहले वेक्टर एडिशन किया था, 2 वेक्टर थे तो एडिशन कर दिया था, अभी ज्यादा हो तो हम वो सुपरपोजिशन एंड ऑल याद करो, वो लिया था। यहाँ पर भी वैसा ही आएगा। देखो, experimentally it is verified that the force on any charge due to a number of other charges is vector sum of all the forces on that charge due to the other charges taken one at a time। क्या बोल रहे हैं कि कोई एक चार्ज पर दूसरे सारे चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगता है
वो सबका क्या करना है, हमें वेक्टर सम करना है। क्या करना है, वेक्टर सम, मतलब डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर से पढ़ता हूँ। इट इज वेरीफाइड, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया है, ऐसा नहीं कि हमने मान लिया, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया है क्या, दैट फोर्स ऑन एनी चार्ज, फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस। मतलब जितने भी फोर्स तुमने लिए हैं वो सबकी वजह से जो फोर्स लगेगा जिसके ऊपर तुम्हें फाइंड करना है, वो सारे फोर्सेस का वेक्टर सम करोगे, वेक्टर सम, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, वो तुम्हारा नेट फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर चार्ज होगा। सिंपल। ओके, हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ जल्दी जाओ। चलो, हाँ, सो वेक्टर सम करना है। ओके, तो कर देते हैं वेक्टर सम। देखो, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, यस, टेकन वन एट अ टाइम। द इंडिविजुअल फोर्सेस आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। इंडिविजुअल फोर्सेस अनअफेक्टेड रहेंगे, इंडिविजुअल को नहीं, सारे का वेक्टर सम करना है। ओके, दिस इज टर्म्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो बोल दे अगर एक मार्क में, राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो ये स्टेटमेंट लिखना है तुम्हें। एडिशन ऑफ फोर्सेस, एडिशन ऑफ फोर्सेस इतना छोटा नहीं लिखना है इतना छोटा नहीं लिखना है, नहीं तो आधा मार्क्स देंगे वो। क्या लिखना है, वेक्टर सम तो आना ही चाहिए तुम्हारी डेफिनेशन में। वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ ऑल, मतलब जिस पे ढूंढना है वो, और उस पे बाकी जितने गिवन है वो सबका वेक्टर फोर्स। नहीं, वो समझने के लिए ठीक है, राइटअप के लिए ठीक नहीं है। इसलिए तो मैंने तुम्हें पहले समझा दिया, ओके, कि समझने के लिए ठीक है, लेकिन राइटअप के लिए तो रटना ही पड़ेगा। समझ लिया तो रटने में प्रॉब्लम नहीं है, मतलब तुम ऐसे फालतू का कुछ भी नहीं रट रहे हो, तुम्हें पता ही है क्या करना था भाई, वेक्टर सम करना था। वेक्टर सम मतलब जहां प्लस हो प्लस, माइनस हो माइनस, डायरेक्शन इंक्लूड करनी है। 3 होगा तो तीनों का, 5 होगा तो 5 का, n होगा तो n का, डन। तो वही चीज को हम यहां से लिखेंगे क्या, कि फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस, मतलब फोर्स ऑन एनी चार्ज, कोई भी चार्ज है उसके ऊपर लगने वाला फोर्स किसकी वजह से, ड्यू टू एनी चार्जेस। पहले तो एक की वजह से ही लग रहा था, लेकिन ड्यू टू एनी चार्ज अदर, ड्यू टू एनी अदर चार्जेस टेकन वन एट अ टाइम, एक ही टाइम की बात करें तो ये स्टेप, ये सेंटेंस ना लिखो टेकन वन एट अ टाइम, वो भी छोड़ दो। नहीं, ये मैंने गलत पढ़ दिया। चार्ज इज द वेक्टर सम, मतलब ये फोर्स कितना होगा, इज द वेक्टर सम ऑफ द ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस, दैट्स इट, फुल स्टॉप, डन। ओके, सो वही अभी हम कर रहे हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट। देखो, देख रहे हैं Q1 Q2 Q3, तो हम उसका वेक्टर सम कर देंगे, डन। तो देखो F12 ये लिखा, F12 मतलब क्या, K Q1 Q2 R12 का स्क्वायर R12, डन। तो R12 यहाँ था, R13 है तो F13 क्या होगा, K Q1 Q2 R13 का स्क्वायर R13, डन। ये तो निकालना आता ही है हमें, राइट, ओके। तो F13 भी निकाल लिया, देखो, विच अगेन इज द कूलम फोर्स, ये निकाला पूरा बोला। अब क्या बोल रहे हैं, F1, तो F1 इज द F12 प्लस F13, क्यों, ये दो ही लिया भाई, दो ही तो है, टोटल 3 है, उसमें से तुम एक पे ढूंढ रहे हो, तो दूसरे दो ही तो उस पे फोर्स लगाएंगे। अगर 4 होते तो Q4 भी होता, तो हम क्या लिखते हैं, F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F14, एज सिंपल, डन। तो ये पूरा लिख दिया। The above calculation for force can be generalized। अब जनरलाइज लिखो, ये तो 2 के लिए था, 3 के लिए मैंने अभी बोला 1/4, तो ये पूरा लिखेंगे, फिर वहां यहाँ क्या लिखेंगे, R14, नीचे लिखेंगे R14।
तो n के लिए लिखना हो तो ये पूरा लिखा 1/4πε0, यहाँ पे Q1 Q2, यहाँ पे Q1 Q3, उसके बाद आएगा Q1 Q4, फिर उसके बाद आएगा Q1 Q5, मतलब सब में Q1 तो है, सब में Q1 तो है, तो K सब में है, Q1 भी सब में है, तो उसको क्या कर दो, कॉमन करके बाहर निकालो। सो K को बाहर निकाल लिया 1/4πε0। अभी उन्होंने Q1 को रखा है, अदरवाइज Q1 को निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सब में ही है, देखो Q1 सब में ही होगा, तो Q1 को भी कॉमन निकाल सकते हैं। ये रहा निकाला हुआ, यहाँ नहीं निकाला, यहाँ निकाला हुआ है, तो Q1 अपॉन दैट। ओके, अब अंदर क्या बचा, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पर Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R12, Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर R13, 4 होगा तो Q4 अपॉन R14 का स्क्वायर R14 कैप। वैसे ही बढ़ते जाएंगे, कहां तक, 1 तो है ही, फिर 2, 1 तो है ही, फिर 3, तो हम 1 तो है ही, n तक जाएंगे, n तक। ओके, तो Q1 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर R1n कैप। अब ये कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, अंदर बचेगा 2 से लेकर के, देखो अंदर 1 से लेकर के नहीं बचेगा, 1 वाला तो ऑलरेडी बाहर निकाल लिया है, Q1 तो ऑलरेडी बाहर निकाला, तो अंदर क्या था Q2, नेक्स्ट टर्म में क्या था Q3, नेक्स्ट टर्म में क्या था Q4, मतलब 2 से लेकर के कहां तक, n तक। तो इसीलिए मैंने बोल दिया समेशन, सबका सम है ना, तो समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 2 to n qi, पहले 2 फिर 3 फिर 4, तो मतलब पहले i इज इक्वल्स टू 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, तो i इज इक्वल्स टू 2 to कहां तक जाएंगे, n तक जाएंगे। सो qi अपॉन r1i का स्क्वायर r1i कैप। जनरलाइज्ड फॉर्म समझ में आ गया? This is superposition. This vector sum is obtained in usual parallelogram law of addition of vector. Addition of vector से भी यही आंसर आएगा। All of electrostatic is basically a consequence of the Coulomb's law and superposition principle. मतलब जितना भी, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे वो भी, और ये चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो भी, वो सब कुछ कूलम लॉ और सुपरपोजिशन के साथ ही रिलेटेड है। हाँ, वो तो स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं, ये टॉपिक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे। So, consequence of the Coulomb's law and superposition principle. Done. तो मल्टीपल फोर्स, मल्टीपल चार्ज होंगे तो उनके बीच का फोर्स कैसे निकालना है, समझ में आ गया? पक्का? ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस थियरी।